गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण कुछ दिनों से आपको डेली करंट अफेयर स्क्रीन रिकॉर्डर मिल रहा था। आप सभी ने बहुत अच्छा कॉपरेट किया है, थैंक्स फॉर द कॉपरेशन। देखिए, कोई कहीं भी रहे, कितनी भी छुट्टियों पर जाए, लेकिन आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा डेली करंट अफेयर इसी तरह मिलता रहेगा। तो आप इसी तरीके से बने रहिए, हमेशा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से, और आज के इस सेशन में हम 3 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन का एक अपडेट मैं आपको दे देता हूं। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ परचेस किया है, वो अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 7 और 8 जुलाई को हमारा एप्लीकेशन अपडेट होगा। तो हो सकता है आपको एक आध दो दिन आपका पीडीएफ ओपन ना हो, तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्जाम सामने हैं, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो आपका अपडेशन के बाद ऑलमोस्ट 10 जुलाई तक आपको पीडीएफ वापस से अवेलेबल हो जाएगा, ओपन होने लगेगा, तो आप फिर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको असुविधा ना हो इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर अपडेशन का काम चल रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा असुविधा हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 3 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। 13th मैत्री वॉर एक्सरसाइज, इसका आयोजन किया जा रहा है भारत और थाईलैंड के मध्य में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, भारत और थाईलैंड की सेना के मध्य में 13वां मैत्री युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यहां पर याद रखिएगा कि इसका जो आयोजन है वो 1 से लेकर 15 जुलाई तक थाईलैंड में किया जा रहा है। थाईलैंड में नॉर्मली एक प्लेस है जिसे कहा जाता है फोर्ट वाचिरा प्रकन। यह पर्टिकुलर प्लेस है, आप अगर याद ना कर पाए तो आप थाईलैंड को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 1 से लेकर 15 जुलाई तक भारत और थाईलैंड की सेना के मध्य में आयोजित किया जा रहा है मैत्री वॉर एक्सरसाइज को, 13वां एडिशन। सबसे पहली बार शुरुआत कब की गई? तो सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2006 में। देखिए, यहां पर यह याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड की सेना के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए इस वॉर एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है समय समय पर। पहली बार 2006 में किया गया था, और अब 13वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है मैत्री वॉर एक्सरसाइज का। कहां पर? थाईलैंड में। वैसे भारत और थाईलैंड के मध्य में और भी वॉर एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। जैसे देखिए, भारत और थाईलैंड की नेवी के बीच में इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। वायुसेना के मध्य में सियाम इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जिसे सियाम भारत एक्सरसाइज भी आप बोल सकते हैं। तो यह भी आयोजित की जाती है भारत और थाईलैंड की सेना के मध्य में। क्वेश्चन हमारा मैत्री वॉर एक्सरसाइज से, तो याद रखिएगा भारत और थाईलैंड की सेना के मध्य में इसे आयोजित किया जाता है। ओके, पहला क्वेश्चन डन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द वीक के बारे में पता है। वैसे मैं आपको लगातार इसका अपडेशन दे रहा था 2-3 दिन से। यहां पर एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि एसएससी सीजीएल की आपकी एग्जाम आने वाली है। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी के जितने भी अदर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए देखिए 14 कोर्सेस आपके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। यहां पर आप पॉज करके एक बार स्क्रीन पर देख लेना। यहां पर है हमारे 9, और इधर आपको देखने को मिलेंगे 5 और। ओके, तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए काफी नॉमिनल चार्जेस में पूरे वीक आपके लिए अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप किसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट आता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, एशिया के जो रेसलर है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस चैंपियनशिप में। तो भारत कौन से स्थान पर रहा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो भारत इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। ओके, डिटेल जानेंगे। देखिए,
अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ कहां है? जॉर्डन के अम्मान में। ठीक है ना। भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इस पूरे टूर्नामेंट में अपने नाम किए और टोटल 8 मेडल के साथ मेडल टैली में इंडिया पहले स्थान पर रहा है पदक तालिका में। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजन कहां? जॉर्डन के अम्मान में, है ना। पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान, तीसरे पर है किर्गिस्तान। ठीक है। देखिए वैसे तो आपको मेडल विनर नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि अंडर 23 है, लेकिन यहां पर गोल्ड विनर को एक बार देख लें। ओके, साहिल जागलान 97 किलोग्राम भार वर्ग में, अनिरुद्ध 125 किलोग्राम भार वर्ग, जोंटी 92 किलोग्राम भार वर्ग और अभिमन्यु 70 किलोग्राम भार वर्ग। ओके, ये गोल्ड मेडलिस्ट है जिन्होंने गोल्ड जीता है। थर्ड क्वेश्चन, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 इसका आयोजन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। आंसर हो जाता है आंसर ए। क्वेश्चन आएगा कि समिट का आयोजन कहां किया गया, लेकिन पहले आप मिनिस्ट्री याद रखिए। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 आयोजन किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। 2 दिवसीय आयोजन है, 3 जुलाई और 4 जुलाई को यह आयोजित किया जाएगा। एआई के विकास के संबंध में क्या क्या हर्डल्स हैं, एआई को फेयर तरीके से कैसे डेवलप किया जाए, एआई को किन किन सेक्टर में यूज किया जा सकता है, कितना एडवांस तरीके से यूज किया जा सकता है, इन सभी अलग अलग सब्जेक्ट पर यहां पर चर्चा की गई है। इंडिया एआई ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 आयोजन कहां? नई दिल्ली। ओके, आज शुरू होगा और 4 जुलाई को यह खत्म होगा। 2 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा। देखिए एआई के विकास के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया था मार्च 2024 में। इसी साल भारत को एआई क्षेत्र में बढ़ावा मिले, भारत में एआई को बढ़ावा मिले, एआई के संबंध में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में अलग अलग संस्थानों को, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके, इस उद्देश्य से इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया था मार्च 2024 में। 7 अलग अलग पिलर्स हैं इंडिया एआई मिशन के जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। वैसे ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको मोटे तौर पर समझाऊं तो इंडिया एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर को डेवलप करना, यह उद्देश्य है इंडिया एआई मिशन का। इसके अलावा इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल डेवलप करना, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, जो एआई से संबंधित स्टार्टअप है उनको फाइनेंस प्रदान करना। आफ्टर ऑल एआई को बढ़ावा देना है। तो यह है इंडिया एआई मिशन, मार्च 2024 में ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन हमारा ग्लोबल इंडिया एआई समिट से है 2024 में, कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ओके, और मिनिस्ट्री से स्पेशली हमारा क्वेश्चन था, तो मिनिस्ट्री कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करें तो इसका संबंध है बैंकिंग सेक्टर से। आंसर डी। प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या, इसे समझिए। देखिए आरबीआई और 4 आसियान कंट्री, आसियान जानते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, आसियान के नाम से जाना जाता है। तो आरबीआई और आसियान, 4 आसियान देश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये एक साथ एक पहल को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, एक बहुपक्षीय इंटरनेशनल इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट नेक्सस। इसके तहत किया क्या जाएगा, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इन देशों के मध्य में, उसको और आसान बनाना। ठीक है ना, एक देश से दूसरे देश में जो पैसा जाता है, दूसरे देश से किसी देश में पैसा आता है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको फास्ट बनाना, फास्ट पेमेंट सर्विसेज को आपस में इंटरलिंक करना सभी देशों के मध्य में, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, उसको मजबूत किया जा सके। तो इस उद्देश्य से
4 आसियान देश और इंडिया का आरबीआई, ये एक साथ आया है और इन्होंने प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की है। वैसे अभी ये शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा 2026 में, ठीक है ना। 2026 में प्रोजेक्ट नेक्सस प्लेटफॉर्म को ही डेवलप किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी और इसके माध्यम से इन सभी देशों के, 4 तो हो गए आसियान कंट्री और एक हो गया इंडिया, इनकी जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसको इंटरलिंक करना प्रोजेक्ट नेक्सस का मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो ये जो शब्दावली है नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा यही था। इसके बाद आज का हमारा फोकस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। धन्यवाद प्रस्ताव संसद में रखा है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में? मैं आपको बता चुका हूं, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। यह कहां पर है? आर्टिकल 87 में। स्पेशल एड्रेस जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल 87 के तहत जब भी आम चुनाव होते हैं देश में और उसके बाद जो पहली लोकसभा होती है, नहीं, उसकी पहले सत्र में, पहली बैठक के बाद, ठीक है ना, स्पेशल एड्रेस देते हैं संयुक्त अधिवेशन को, राज्यसभा और लोकसभा के। और इसके अलावा हर साल जो पहला सत्र आता है, नया सत्र आता है, वहां पर भी स्पेशल एड्रेस दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्पेशल एड्रेस या विशेष अभिभाषण प्रेसिडेंट का आर्टिकल 87 में उल्लेखित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो फोकस है ना आज इस क्वेश्चन में वो धन्यवाद प्रस्ताव पर है। ये क्या है? तो देखिए, 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया है। धन्यवाद प्रस्ताव को समझिए कि ये क्या होता है। देखिए, आर्टिकल 87 के तहत प्रेसिडेंट अभिभाषण देते हैं, एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को, जहां पर देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या हैं, गवर्नमेंट की जो उपलब्धि थी पिछले साल क्या क्या रही, पिछली गवर्नमेंट की उपलब्धि क्या क्या रही, नए लक्ष्य क्या हैं गवर्नमेंट के, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे डेवलप की जाएगी, सामाजिक और आर्थिक विकास की यात्रा गवर्नमेंट की कैसी रही और आगे कैसे गवर्नमेंट आगे चलने वाली है इन मुद्दों पर, इन सभी को लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही राष्ट्रपति का भाषण तैयार करते हैं और राष्ट्रपति से संसद में बोलते हैं। यह है स्पेशल एड्रेस। अब राष्ट्रपति के स्पेशल एड्रेस के बाद धन्यवाद प्रस्ताव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेकर आती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रेसिडेंट के लिए। धन्यवाद देना पड़ेगा ना, इतना बड़ा व्यक्ति पार्लियामेंट में आकर हमको एड्रेस करके गया है तो अब हम उनका धन्यवाद तो देंगे, भैया जाते हैं तो खड़े होते हैं, है ना, तो धन्यवाद देना पड़ेगा। तो दोनों हाउसेस में ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, समझना। धन्यवाद प्रस्ताव दोनों हाउसेस में धन्यवाद प्रस्ताव को रखा जाता है। अब धन्यवाद प्रस्ताव पर फिर बहस होती है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से उसी से संबंधित है उस पर होती है बहस। विपक्ष हमला कर सकता है और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। जैसे अभी विपक्ष जो घोटाले हुए हैं एग्जाम्स में उस पर गवर्नमेंट को घेर रहा है, तो गवर्नमेंट को इस पर जवाब देना पड़ेगा और जैसे ही गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई मंत्री जवाब दे देता है तो फाइनली होती है वोटिंग धन्यवाद प्रस्ताव पर। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव को पास होना पड़ेगा जब वोटिंग होती है। तो अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो जाता है तब तो यह चीज क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में, क्योंकि वही लाई थी और लोकसभा में पास करवा लिया। लेकिन अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाता लोकसभा में तो गवर्नमेंट अल्पमत में है, यह चीज पता चल जाती है और ऐसी केस में गवर्नमेंट को अपना विश्वास सिद्ध करना पड़ेगा। जो विपक्ष है वो लेकर आ सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस सिद्ध करना पड़ेगा गवर्नमेंट को लोकसभा में, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाया तो। ओके, तो ये प्रोसीजर है धन्यवाद प्रस्ताव की जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? इजी सी प्रोसीजर थी, यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दी। आगे बढ़िए। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। 7 कमान है अगर आपको पता होगा।
यहां पर शिमला में जो सेना प्रशिक्षण कमान है, शिमला हिमाचल प्रदेश, यहां पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को। ठीक है ना, तो 25वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं ये शिमला के। ठीक है ना, इनके पहले इस पद पर मनजिंदर सिंह इस पद पर थे, 24वें मुख्य थे या 24वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। अब 25वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेना की 7 कमांड है पूरे देश में और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है हर कमांड का, वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहलाता है। इस पद पर शिमला में कौन अपॉइंट हुए, तो ये हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। ओके, काफी अवार्ड भी मिले हैं लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, केवल आप किस पद पर नियुक्त हुए ये याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 अपने नाम की? तो शतरंज का एक टूर्नामेंट है लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप। इसके बारे में इंटरेस्टिंग यह है कि केवल 4 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। इसे अपने नाम किया है भारत के विश्वनाथन आनंद ने। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, देखिए, पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, पहली बार जब वो शुरू हुआ था 1991 में, तो वो दिया गया था किन्हें? विश्वनाथन आनंद को। तो इन्होंने हाल ही में देखिए लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 को अपने नाम किया। 10वीं बार विश्वनाथन आनंद ने यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है ना, लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप। किसको हराया? तो इन्होंने स्पेन के जेमे सेंटोस लतासा को हराया है। स्पेन के खिलाड़ी हैं जेमे सेंटोस लतासा। इनको हराकर फाइनल मुकाबला जीता है विश्वनाथन आनंद ने। ओके, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, यहां पर लियोन मास्टर की बात करें तो ये स्पेन के ही लियोन शहर में आयोजित किया जाता है। 4 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। जीता है विश्वनाथन आनंद ने, तो हम विश्वनाथन आनंद की कैजुअली बात कर लेते हैं। देखो, विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 1991 में। कब दिया गया था? 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले प्राप्त करता। इसके अलावा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2007 में। पद्म विभूषण हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी खेल से संबंधित विश्वनाथन आनंद थे। ओके, इसके अलावा एक फैक्ट को आप नोट कीजिएगा, भारत में पी श्याम निखिलम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये हाल ही में 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कमेंट में बताइएगा 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे या थी। ओके, आइए, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश के अभी सीएम बने थे कौन? चंद्रबाबू नायडू। तो इन्होंने घोषणा की है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की, चंद्रबाबू नायडू। 1 जुलाई 2024 को इस पेंशन योजना को शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश में अलग अलग जो क्षेत्रों में, सेक्टरों में जो लोग हैं उनके लिए यह पेंशन योजना है। जैसे देखिए, राज्य में जो मछुआरे हैं उनके लिए, जो सिंगल वीमेन हैं, जो बुनकर हैं, ठीक है ना, ताड़ी निकालने वाले जो मजदूर हैं, दप्पू कलाकार जो हैं, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने वाले दप्पू कलाकार, मोची, ट्रांसजेंडर, इन सभी को 4 से लेकर 10,000 रुपए तक की पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। किस योजना के तहत? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला, उनकी जानकारी के लिए एक पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है इंडिया। आंसर बी। हाल ही में एक समिट का आयोजन किया गया था, एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024। कहां पर? कोलकाता। फैक्ट को नोट कीजिएगा, पूछी जाती है।
एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 कोलकाता में आयोजित की गई। इस दौरान भारत के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने बताया कि भारत ने जीव जंतुओं की एक चेकलिस्ट तैयार की है और जीव जंतुओं की जानकारी के लिए चेकलिस्ट या पोर्टल तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंडिया। इस लिस्ट में 121 सूचियां बनाई गई है, जिसमें 1,04,561 नस्ल के अलग अलग जीव जंतुओं को इंक्लूड किया गया है, उनकी जानकारी इंक्लूड की गई है, जिसमें जो विलुप्ति की कगार पर है ऐसी प्रजातियों को भी शामिल किया गया और जो संकटग्रस्त है ऐसी प्रजातियों को भी शामिल किया गया। पर्टिकुलर सारी जानकारी एक पोर्टल पर है जिसका नाम है फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, ठीक है ना। इसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो जीव जंतुओं के लिए चेकलिस्ट बनाने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन? इंडिया। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत में कब शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें, हाल ही में देखिए इसे मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। इसकी घोषणा की गई थी बीजेपी के फर्स्ट कार्यकाल में 2015 में। तो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था और अब इस योजना को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उद्देश्य क्या है? तो भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी क्या? जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन हो, एजुकेशन बहुत ही बेहतरीन हो, सड़कें है ना, रहने के लिए जो जगह है, शांति हो, एयर पॉल्यूशन कम से कम हो, तो ऐसी सिटीज स्मार्ट सिटी होगी। तो इस तरीके से भारत की 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। मार्च 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और अब इसे मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किस मिनिस्ट्री की योजना है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत यह योजना लॉन्च की गई थी। ओके, तो यहां पर हमने 3 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, सारे आपको इजीली समझ में आए होंगे, फोकस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्पेशली धन्यवाद प्रस्ताव। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। शुरू करें। अब आंसर कीजिएगा फटाफट आप, फिर मैं बताऊंगा। सुजाता सोनी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? किस राज्य की है? महाराष्ट्र, सुजाता सोनी, ठीक है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया का वीना। डन। आगे, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो यह है जसप्रीत बुमराह, इंडियन फास्ट बॉलर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? रवि अग्रवाल। इसके बाद हर वर्ष हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस मनाया जाता है हर साल 30 जून को। ओके। हाल ही में खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। हाल ही में इनका निधन हो गया। एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लॉन्च की गई है, एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी है, इसे लिखा है पीयूष पांडे ने। इसके बाद चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SBI के। आगे आए, असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की। यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा से संबंधित है? तो यह संबंधित है धारा 398 से। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है 72, आंसर ए। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, यहां पर हमने इन्हें रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, पहले कल के आंसर ले लेते हैं, फिर मैं आपको नए क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा। ओके,
तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह वर्तमान में। मेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी की गई थी 2007 में। इंडिया ने जीता था, रनर अप कौन रही? पाकिस्तान। आई थिंक 5 रन से हमने हराया था पाकिस्तान को, है ना। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ रेसिलियंस 2024 में 2024 में किस डे की थीम है? तो ये थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, जो कि मनाया जाता है 5 जून को। ओके, तो यहां पर हमें आंसर मिल गए क्वेश्चन ऑफ द डे के। अब आज के लिए आपके क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, जिसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। दल बदल कानून संविधान की किस आर्टिकल में उल्लेखित है? वैसे आर्टिकल में तो है ही नहीं, तो इसको अनुसूची कर लो, किस अनुसूची में उल्लेखित है। ओके, किस शेड्यूल में उल्लेखित है, सही कर लेना। भारत के कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? और थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस सीट से सांसद है? तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं पॉलिटी से रिलेट करते हैं। कमेंट में आंसर कीजिएगा, आंसर क्या है। आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। रोज इसी तरीके से हमारी रोज मुलाकात होने वाली है अब। तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज बोलता हूं तो आज फंबल आ रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप कलेक्ट कीजिए। ऑफर ऑफ द वीक आपको पता है कि क्या है, तो आप किसी भी एसएससी के कोर्स को, वहां पर जो 14 कोर्स आपको दिए गए हैं, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।